नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट और डायमेंशंस की सेकंड क्लास करेंगे। कल हमने कुछ डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने यूनिट डायमेंशंस के जो एप्लीकेशंस थे उसमें हमने किसी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का मेथड पढ़ा। वो एमकेएस टू सीजीएस या सीजीएस टू एमकेएस हो सकती है, या कोई हाइपोथेटिकल भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन उस पर कर सकते हैं अपन। देखिए, in a hypothetical unit system, the fundamental values of mass, length and time are 10 kg, 20 meter and 1 minute, and the value of force is 20 units, then find its value in MKS सिस्टम। देखो, हाइपोथेटिकल में 20 यूनिट है। आपने करना क्या है, इसमें आपने चेंज करना है किसको, आपने चेंज करना है हाइपोथेटिकल जो है, इसे चेंज करना है एमकेएस में। ओके, तो हाइपोथेटिकल को एमकेएस में चेंज करना है। इसका मतलब आपके पास जो N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ML_T-2 ना। तो A की वैल्यू 1, L1 बाई L2 रेज टू पावर 1 एंड T1 बाई T2 रेज टू पावर -2। आपने हाइपोथेटिकल में वैल्यू दे रखी है। N1 की कितनी दी है, 20। M1 कितना दिया आपको, 10 kg। ओके, और लेंथ कितनी दी है, 20 मीटर, और टाइम कितना दिया है आपको, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। और इसे बदलना किस में है, 1 kg में, 1 मीटर में और 1 सेकेंड में आपको चेंज करना है। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60 का -2 है, तो इसका मतलब 1/60, 1/60, तो इसका मतलब 60 इंटू 60। आपके पास कितना आ गया, 10/9 न्यूटन आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? तो आप किसी भी हाइपोथेटिकल सिस्टम के अंदर गिवन वैल्यू, जो गिवन आपका रिजल्ट है, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, गिवन रिजल्ट हाइपोथेटिकल में है तो एमकेएस में, सीजीएस में, या जैसे एफपीएस फुट पाउंड वाले को एमकेएस में बदलना, ये सब इस तरह के प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर, जिसमें आप किसी इक्वेशन के करेक्टनेस के बारे में बताते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो उसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशंस को इक्वेट कर देते हैं, और अगर वो डायमेंशन सेम है तो इसका मतलब इक्वेशन करेक्ट होती है, और सेम नहीं है तो इसका मतलब इनकरेक्ट होती है। अमूमन नीट के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको इक्वेशन दे करके उस इक्वेशन से किसी अननोन वैल्यू की डायमेंशन पूछना। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि इफ पोजीशन x depend upon time as x equal to a plus bt plus
CT² over d just C by d minus t. Then find dimensions of A B C D. टाइम सेकंड में है, B क्या है, सॉरी x क्या है, मीटर में है। आपको पता है ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर एवरी टर्म की डायमेंशन सेम होगी, क्योंकि आप उन्हें तभी ऐड कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशंस सेम होती है, अदरवाइज हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते। तो उस केस में आपके पास क्या होगा, जो डायमेंशन आपके पास x की होगी वही डायमेंशन a की होगी, और वही डायमेंशन bt की होगी, और वही डायमेंशन किसकी होगी, c बाई डी माइनस टी की होगी। क्लियर? आप यहां से कह सकते हैं जो d माइनस टी की डायमेंशन है वही डायमेंशन d की होगी और वही डायमेंशन t की होगी, क्योंकि d और t की डायमेंशन सेम है, तभी आप इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब d माइनस टी की डायमेंशन भी t है और अकेले d की भी t है। तो आपके पास जो d की डायमेंशन है वो क्या है, m0, l0 और t1। यहाँ से देखें a की डायमेंशन x के बराबर है, x लेंथ है, तो आप लिख सकते हैं m0, l1, t0। उसके बाद देखिए b की डायमेंशन, तो आप लिख सकते हैं bt इक्वल टू x है, तो x आपके पास डायमेंशनली आप वैसे इक्वल नहीं है, डायमेंशनली इक्वल है। ओके, क्योंकि इसके अंदर इसे तभी ऐड कर सकते हैं इनकी डायमेंशन सेम हो, इसमें इसे तभी ऐड कर सकते हैं इनकी डायमेंशन और x की डायमेंशन भी वही हो। तो b की डायमेंशन आपके पास क्या होगी, x बाई टी होगी, जिसे आप लिख सकते हैं m0 l t माइनस 1। क्लियर? इसके बाद देखिए अगर आप c की बात करते हैं तो आपको पता है ना c बाई डी माइनस टी की डायमेंशन x के बराबर है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं c बाई टी इक्वल टू l। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं जो c की डायमेंशन है वो होगी m0, l1 और t माइनस 1। तो ये आपके पास डायमेंशंस हो जाएंगी। मेरी बात क्लियर? ऐसे ही कई बार एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि इफ द डायमेंशंस ऑफ ए नॉट इक्वल टू बी देन विच आर इनकरेक्ट, विच आर इनकरेक्ट। तो आपसे इसमें इनकरेक्ट पूछ लिया जाए कि इनकरेक्ट कौन है, ए और बी की डायमेंशन इक्वल नहीं है। अब गौर से देखिए, जब ए और बी की डायमेंशन सेम नहीं है, आपको ऑप्शन देता है ए बाई बी, ए प्लस बी, ई रेज टू पावर ए बाई बी एंड ई रेज टू पावर ए बी। राइट? आपको पता है दो क्वांटिटी का डिवीजन हो जरूरी नहीं है डायमेंशन सेम हो, डिवीजन और प्रोडक्ट में डायमेंशन सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसका मतलब पहला करेक्ट है। ओके, ये करेक्ट हो सकता है। ओके, दूसरा देखिए ये करेक्ट है। दूसरे में देखिए दो का एडिशन तब तक इक्वल एडिशन नहीं होगा जब तक दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है। इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मेरी बात क्लियर? e की पावर a बाई बी, आपको पता है वहां पर e की पावर a बाई बी में a बाई बी जो है वो डायमेंशन लेस है। अगर वो डायमेंशन लेस है तो जरूरी है कि a और b की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, बट वो कह रहा है कि a और b की डायमेंशन सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, इनकरेक्ट। उसमें देखो e की पावर ab में ab डायमेंशन लेस है और AB आपके पास डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A और B की डायमेंशन एक दूसरे के इनवर्स के बराबर है, तभी उनका प्रोडक्ट क्या है, डायमेंशन लेस है ना। एक L दूसरा L माइनस 1 तो डायमेंशन लेस, एक T दूसरा T माइनस 1 डायमेंशन लेस हो गया ना। तो इसका मतलब A और B की डायमेंशन सेम नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो इसका आंसर सेकंड और थर्ड हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, जैसे आपको इक्वेशन देता है
for real gas P plus A by V square V minus B equal to RT, then find the dimensions of A and B। आपको पता है P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है और T क्या है? टेम्परेचर। आप इक्वेशन को क्या लिखते हैं? देखिए P प्लस A बाई वी स्क्वेयर। P के अंदर A प्लस V बाई स्क्वेयर तभी ऐड किया जाएगा जब P और A बाई वी स्क्वेयर की डायमेंशन सेम हो। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो आप उसे इक्वेट नहीं कर सकते। इसका मतलब A इक्वल टू क्या होगा? PV स्क्वेयर होगा। इसका मतलब जो आपके पास A की डायमेंशन है वो इक्वल होगी किसके? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। आप लिख सकते हैं M(L-1T-2) फोर्स बाय एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है? L क्यूब। तो L क्यूब का स्क्वायर क्या हो गया? सॉरी, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर फोर्स बाय एरिया, तो ML(T-2) बाई L स्क्वायर, तो ML-1T-2 और वॉल्यूम का स्क्वायर मतलब L6, तो आपके पास क्या हो गया? ML5T-2। ऐसे ही अगर मैं आगे देखूं V माइनस B, इसका मतलब द डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू B because they are subtracted from each other. When two quantities are subtracted, then their dimensions should be same, must be same, या जरूरी है कि वो इक्वल होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू M0 L क्यूब और T0। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ऐसे अगर हम बात करें यहां से, मान लीजिए आपको दिया है किसी गैस के लिए जो प्रेशर है ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस is given as P equal to alpha by beta e raised to power minus alpha z by k theta, where z distance, k Boltzmann constant, and theta temperature. Then find the dimension of alpha and beta. तो अल्फा और बीटा की डायमेंशंस पता करनी है। मेरी बात के लिए अब देखिए, आपको पता है P इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, ये डायमेंशनलेस है। E की पावर माइनस अल्फा z बाई के थीटा डायमेंशनलेस, ये आपको पता है। और अगर ये डायमेंशनलेस है, इसका ये x जो टोटल है ये भी डायमेंशनलेस होता है, तो अल्फा के z भी आपके पास क्या है? डायमेंशनलेस है। इसका मतलब जो अल्फा z की डायमेंशन है वो के थीटा के बराबर है, के टेम्परेचर, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा टेम्परेचर। आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है कि वन मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो F(kT/2) होती है। F नंबर होते हैं, के टेम्परेचर है, सॉरी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर। इसका मतलब के थीटा एनर्जी के बराबर होगा। तो अल्फा इक्वल टू एनर्जी क्या है? ML2T-2, और ये Z भी उधर चला जाएगा L, इसका मतलब ML(T-2). इसका मतलब जो अल्फा है उसकी डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन के बराबर है। जब ये डायमेंशन लेस हो गया तो उस केस में P और अल्फा बाय बीटा की डायमेंशन भी सेम होगी। तो आप लिख सकते हैं अल्फा बाय बीटा इक्वल टू प्रेशर।
प्रेशर को आप लिखते हैं फोर्स बाय एरिया। अल्फा की डायमेंशन फोर्स के इक्वेट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे डायमेंशनली, तो आप लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू ए। इसका मतलब बीटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी आपके पास m0 L2T0, ये आपके पास बीटा की डायमेंशन आ जाएगी। मेरी बात क्लियर? तो आपके पास इस तरह से डायमेंशनली जो क्वेश्चंस आते हैं आपने उनकी डायमेंशंस को कुछ इस मेथड से डिफाइन कर लेना है। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास इसका थर्ड एप्लीकेशन आता है। एक और थर्ड एप्लीकेशन में क्या आता है? थर्ड एप्लीकेशन में आता है कि आप फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं। इसकी हेल्प से फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके को कैसे करते हैं? मान लो आपके पास कोई क्वांटिटी है, वो तीन क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, तो आप उन्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हुए दोनों तरफ की डायमेंशन को कंपेयर कर दो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, हम कह सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग mass system depends upon mass of block m, spring constant k, and length of spring. Then find the relation among quantity. अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो आप कैसे लिखोगे? जो फ्रीक्वेंसी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, मास की पावर a, k की पावर b और l की पावर c लिख सकते। आप लिख सकते हैं f इक्वल टू c m a k b और l c। यहाँ c जो बड़ा c है ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। देखो इस सी और इस सी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप अल्फा ले लीजिए। अल्फा एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब देखिए दोनों तरफ आप डायमेंशंस रखेंगे। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है m0 L0 T-1 इक्वल टू अल्फा की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट। m की डायमेंशन m ही होती है, k की डायमेंशन m-2 होती है और l की डायमेंशन l ही हो। कोई कंफ्यूजन? फोर्स बाय लेंथ होता है तो ये डायमेंशन। अब आप लिख सकते हैं कि इधर m की पूरे की डायमेंशन क्या है, a प्लस b है, l की डायमेंशन c है और t की डायमेंशन आपके पास क्या है, -2b। अब दोनों और जब इसे कंपेयर करेंगे ना, आपको पता है इधर m की डायमेंशन a प्लस b है और इधर क्या है 0, इधर l की डायमेंशन c है और इधर क्या है 0, इधर डायमेंशन क्या है -2b और इधर -1, तो मतलब b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। यहाँ से a की वैल्यू -1/2 आ जाएगी और आपके पास c 0 था। इस सारी वैल्यू को पुट करेंगे f इक्वल टू अल्फा m⁻² a मतलब -1/2 और k की पावर 1/2, ये आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाए। मैंने एक एग्जांपल दिया है। अब कई बार आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो f है ना,
मैं फिर इसी एग्जांपल को ले रहा हूं, आपको दे देते हैं कि f की जो वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी जो है f, वो इक्वल है सी एम की पावर a और एल के की पावर b। तो बताओ a और b की वैल्यू क्या होगी? यही है। अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए भी हम इसी कंसेप्ट का फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस को ऐसे ही फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हम इसको फॉलो ना करें, अगर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आ जाए जिसका फॉर्मूला आपको पता है, अब इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, f इक्वल टू 1/2 पाई रूट के बाय एम होता है, यही होती है ना। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है आपके पास, ओमेगा रूट के बाय एम होता है, तो एफ ये फॉर्मूला आपको पता है, हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो इससे आप क्लियर ही देख सकते हैं कि आप 1/2 पाई के की पावर 1/2 और m की पावर -1/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू +1/2 आएगी। मेरे कहने का मतलब जरूरी नहीं होता कि हर बार आप उसे डायमेंशनली निकाल करके ही देखो, आपको वो क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता। अधिकतर डायमेंशन में यहां पर इस पार्ट से जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक हाइपोथेटिकल सिस्टम बनाया जाता है, आपको एक हाइपोथेटिकल सिस्टम देते हैं। हाइपोथेटिकल सिस्टम क्या है? आपको पता है कि MLT फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। लेकिन अगर कोई अपना नया सिस्टम बनाए और वो माने कि MLT फंडामेंटल नहीं है, तो डेफिनेटली उस केस में MLT डेराइव्ड क्वांटिटी होगी, फंडामेंटल वही होगी जो वो मान रहा होगा। अब मान लो मेरे को कोई कहता है कि विच ग्रुप इज पॉसिबल फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब उसमें क्या है, कैसा ले सकता है वो, कैसा ग्रुप ले सकता है, ये कंडीशन हमें देखनी। एक बंदा कहता है कि हमने मास, डेंसिटी और एरिया को फंडामेंटल क्वांटिटी लिया है। दूसरा बंदा कहता है कि हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी ली। तीसरा बंदा कहता है हमने फोर्स, एनर्जी और लेंथ को फंडामेंटल क्वांटिटी ली। अगला बंदा कहता है कि हमने मास, डेंसिटी और वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी ली। अब इनमें से कौन कौन से ग्रुप को आप फंडामेंटल ले सकते हैं और किस ग्रुप को आप फंडामेंटल नहीं ले सकते, हम इसकी बात करेंगे। देखिए, पहले ग्रुप में m है, m और l भी है, l भी है, लेकिन टाइम कहीं नहीं दिख रहा। फंडामेंटल ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम 1 टाइम्स m, l और t आने चाहिए। इस ग्रुप के अंदर m है, l है, बट t नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटी विच आर डिपेंड ऑन टाइम आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम दिस ग्रुप, इट मीन्स दिस ग्रुप कैन नॉट बी टेकन एज ए फंडामेंटल ग्रुप। आप इसे फंडामेंटल ग्रुप नहीं ले सकते, राइट। एक्चुअली में फंडामेंटल ग्रुप MLT है, लेकिन कोई हाइपोथेटिकल मानने की मैं नहीं मानता, ऐसे मैं एक नया ग्रुप बना रहा हूं, तो वो इसे नहीं ले सकता, बिकॉज जो क्वांटिटीज विच आर डेराइव्ड फ्रॉम टाइम आर नॉट डेराइव्ड फ्रॉम दिस ग्रुप। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी मतलब LT-1, वेलोसिटी मतलब LT-1, एक्सेलरेशन LT-2 और T, मतलब क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन मास आर नॉट डेराइव्ड फ्रॉम दिस ग्रुप, इट मीन्स दिस ग्रुप इज नॉट टेकन एज ए फंडामेंटल ग्रुप। क्योंकि मास को कैसे डेराइव करोगे? इसमें देखो MLT तीनों है, इसमें देखो MLT तीनों है, इसमें लेंथ है,
तो कम से कम एक बार ml आना चाहिए था, वो आ चुका है, इसका मतलब आप इसे फंडामेंटल ग्रुप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मास है m है, ml है और lt है, तो मतलब मास भी आ चुका है, लेंथ भी आ चुकी है, तो इसका मतलब आप इसे फंडामेंटल क्वांटिटी ले सकते हैं। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं पहले मैं। मान लीजिए आप इस लास्ट वाले ग्रुप को फंडामेंटल ग्रुप लेते हैं, ओके? if mass, density and velocity are taken as a fundamental quantity, then find the dimension of पावर। आपको पावर की डायमेंशन पता करनी है, इनकी टर्म में पता करनी है। ये कौन कौन है? मास कैपिटल M है, डेंसिटी कैपिटल D है, वेलोसिटी कैपिटल V है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को आप इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए निकाल लेंगे। पूरे इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यहां आप डायरेक्ट ले सकते हैं कि जो डायमेंशन आपके पास पावर की है ना, वो इक्वल होगी m की पावर a, d की पावर b और v की पावर c। आपको a, b, c पता करने हैं। मेरी बात क्लियर? अब देखिए, पावर की डायमेंशन को आप क्या लिखते हैं? mL2t-3 लिखते हैं ना। पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम, इक्वल टू मास की डायमेंशन मास ही रहेगी, डेंसिटी की डायमेंशन mL-3 और वेलोसिटी की डायमेंशन, जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, m की डायमेंशन a प्लस b आ जाएगा, l की डायमेंशन -3 प्लस c आ जाएगा और t की डायमेंशन क्या आ जाएगा? -c। दोनों, जब आप दोनों साइड कंपेयर करेंगे देन क्या होगा? देखिए, आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है? पावर 1 है। आपके पास -3b प्लस c इक्वल टू क्या है? 2 है। और आपके पास -c इक्वल टू -3 है। यहां से c की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। अगर मैं 2 नंबर से देखता हूं तो -3b प्लस 3 इक्वल टू 2 है, तो -3b इक्वल टू -1 आया, तो b की वैल्यू 1/, अगर मैं a की बात करूं तो a इक्वल टू 1 - b लिख सकते हैं। 1 - 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 2/3। तो उस केस में आपके पास पावर की डायमेंशन को आप क्या लिखेंगे? m की पावर 2/3, डेंसिटी d की पावर 1/3 और v की डायमेंशन क्या हो जाएगी? अकेली 3 हो जाएगी। ये आपके पास डायमेंशंस आ जाएंगी किसकी? पावर की। मेरी बात क्लियर? अब आप इनमें डायरेक्ट इनकी वैल्यू रखोगे तो आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो बाकी और इसकी कैलकुलेशन को चेक कर लेना। मेरी बात क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन पूछ लें आपसे, इफ Planck constant h, if Planck constant h, gravitational constant g and speed of light c are taken as a fundamental quantities, are taken as a fundamental quantities, are taken as a fundamental quantities, then find the dimension of mass
इसका मतलब जो मास है इसकी डायमेंशन h की पावर अल्फा, g की पावर बीटा और c की पावर गामा पर डिपेंड करती। आप इसकी पावर a b c कुछ ही ले लो, c इसलिए नहीं लिया, c 2 हो जाती है। ओके, अब दोनों तरफ डायमेंशंस लिख दो। m की डायमेंशन m1 L0 T0 होती है। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन होती है m L2 T-1। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन होती है m-1 L3 T-2 और स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन होती है L-T-1 गामा। अगर आप इनकी पावर्स को देखोगे, m की पावर क्या हुई अल्फा माइनस बीटा, L की पावर क्या हुई 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा, और T की डायमेंशन क्या हुई आपके पास माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस गामा। आप दोनों और कंपेयर करोगे तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 0, यहाँ से देखिए 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, और यहाँ से देखिए माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा और माइनस गामा इक्वल टू 0। अब अगर आप इनको ऐड कर देते हो दोनों को तो 2 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा हो गया, यहाँ से बीटा ये कट गया 0। तो आपके पास दो इक्वेशन आई, एक अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0, सॉरी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 थी, नॉट 0। तो आपके पास दो इक्वेशन है, एक अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, सॉरी 0। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल हुआ, 2 अल्फा इक्वल टू 1, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 1/2 है। बीटा में पुट करेंगे तो बीटा क्या है माइनस अल्फा के बराबर है, यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो बीटा आपके पास क्या है -1/2। अब आप इन वैल्यूज को किसी एक इक्वेशन में रख लेते हैं। मान लीजिए 3 की बात करें तो गामा इक्वल टू क्या है माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा है। ओके, ये माइनस है, ये प्लस हो गया। इसको आप ऐसा भी लिख लो, देखो कई बार कैलकुलेशन करना भी भारी पड़ जाता है, नहीं करनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो इसका मतलब गामा की वैल्यू माइनस बीटा के बराबर है, और माइनस बीटा का मतलब +1/2। इसका मतलब जो m है इसकी डायमेंशन क्या होगी h की पावर अल्फा, मतलब h पावर 1/2, उसके बाद g की पावर बीटा मतलब -1/2, c की पावर गामा मतलब +1/2। ये आपके पास डायमेंशंस हो जाएंगी। अगर कह देता कि यही फंडामेंटल यूनिट्स हैं तो मास की फंडामेंटल वैल्यू क्या होगी, तो h की वैल्यू रख दो 6.6 × 10⁻34, g की वैल्यू रख दो 1.67 × 10⁻11 और 6.67 × 10⁻11, और c की वैल्यू रख दो 3 × 10⁸। आप इनकी वैल्यू रख करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। मेरी बात क्लियर? ये आपके पास था डायमेंशन से रिलेटेड पार्ट्स। ओके, तो डायमेंशन से रिलेटेड पार्ट्स में से आपसे क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट आता है मेजरमेंट से रिलेटेड। ओके, अब मेजरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के आएंगे देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है देखिए, लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट वैल्यू, significant figure in the measurement value of a physical quantity, tell us number of digits in which we have confidence, larger the number of significant figure,
larger the number of significant figure in measurement greater is the accuracy of the measurement. Greater of the accuracy in the greater is the accuracy of the measurement. जैसे मेरे पास कुछ रूल्स है। पहला रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला क्या है? ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 6 7 6 4 2 के अंदर टोटल सिग्निफिकेंट कितने हैं? 5। नंबर 2 लिख सकते हैं 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो इज आल्सो सिग्निफिकेंट। जैसे आपको कहता है 602004, तो इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट सब है, 336 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, थर्ड देखिए, जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। मान लीजिए आपके पास 0.432 है या आपको दिया 0.000243 है, तो यहाँ पर जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। यहाँ ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट कितने होंगे? 1 2 3, 3 डिजिट आपके पास, यहाँ भी 1 2 और 3, ये तीनों सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, यहाँ ये सिग्निफिकेंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, लास्ट जीरो इन डेसिमल वैल्यू आर आल्सो सिग्निफिकेंट। जैसे 2.400 या 2.00, तो ये सब सिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट है, यहाँ भी क्या है? 4 सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट देखिए, पावर्स आर नॉट टेकन एज ए सिग्निफिकेंट। पावर्स आर नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर। कोई कहता है कि आपके पास वैल्यू है 2.4 इंटू 10⁵, तो ये तो सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो कितने होंगे? तो नेक्स्ट देखिए, व्हेन यूनिट चेंज देन सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज। आप यूनिट चेंज करोगे ना, तो उस केस में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होंगे। यूनिट चेंज कर रहे हो आप, आपको कोई 2.4 मीटर कह रहा है, तो इसे आप क्या लिखोगे? 2.4 इंटू 10⁻², क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? 2, तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट 2 ही रहेंगे, ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं किए जाएंगे। क्लियर? तो क्या क्या रूल हैं इसके? ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट, 0 बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, 0 आफ्टर लास्ट जीरो इन ए डेसिमल नंबर, ओके, आर सिग्निफिकेंट, और पावर्स आर नॉट टेकन एज ए सिग्निफिकेंट। जब एडिशन होता है, इससे बाद एक राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं। मान लो आप किसी डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं, जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप्ड डिजिट जो है आपके पास, वो 5 हो सकता है, वो ग्रेटर देन 5 हो सकता है, वो लेस देन 5 हो सकता है, और वो इक्वल टू 5 हो सकता है। वो ग्रेटर देन 5 हो सकता है,
और वो लेस देन 5 हो सकता है, वो इक्वल टू 5। अगर तो ग्रेटर देन 5 है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होता है उससे पहले वाला जो डिजिट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या होगा, इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा। और यहां पर प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो रिमेन सेम रहे। जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए बात करें 9.726, यहां देखें 9.724, तो आप 2 डिजिट तक रखना है, इसको ड्रॉप कर रहे हो तो ये क्या है, ग्रेटर देन 5 है ना, तो इससे पहले वाला डिजिट क्या होगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा। इसको ड्रॉप कर रहे हो, ये लेस देन है तो इससे पहले वाला डिजिट चेंज नहीं होगा। इसमें डिपेंड करता है कि है क्या। अगर मान लो आप 5 है लेकिन जैसे 725 है, जैसे 972 के बाद मान लो 1 है, 725 के बाद कुछ नहीं है, 9735 के बाद कुछ नहीं है, ये 3 वैल्यू है मेरे पास। अगर आप जिसे ड्रॉप कर रहे हो वो 5 है और 5 के बाद कुछ भी है 0 को छोड़कर, तो उससे पहले वाला इंक्रीज हो जाएगा ये, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 9.73 हो जाएगा। अगर जिसको आप ड्रॉप आउट कर रहे हैं ये 5 है एंड आफ्टर 5 एक्सेप्ट 0 कोई भी डिजिट है, देन ये 2 1 से इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी। अगर जिसे ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 है और उससे पहले इवन है, तो उस केस में जब इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो ये कोई चेंज नहीं होगा, 972 ही रहेगा, इवन है इवन ही रहेगा। कंडीशन क्या है, ड्रॉप्ड डिजिट विल बी 5 एंड आफ्टर 5 देयर इज नो डिजिट या 0 हो। उस केस में अगर ये पहले वाला इवन है, इवन रहेगा, और अगर पहले वाला ऑड है, आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं, ये ऑड है, तो उस केस में ये 1 से इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये ऑड है तो उससे पहले वाला 1 से इंक्रीज हो जाएगा, 9.74 हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? ये आपके पास राउंडिंग ऑफ का मेथड है। उसके बाद आप बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है। अगर आप एडिशन कर रहे हैं या आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों में एक ही रूल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। मान लीजिए आप ऐड कर रहे हैं, रूल एक ही है, मैं बता देता हूं आपको। 9.725 के अंदर ऐड कर रहे हैं 3.02, ओके। अब इसमें अगर रिजल्ट देखेंगे तो वैसे कितना आया, 12.745 आया है। अब देखो आफ्टर डेसिमल यहां कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 ना, और यहां कितने सिग्निफिकेंट है, 2, क्योंकि ये तीनों ही सिग्निफिकेंट है। अलग अलग करके नहीं देखना कि 3 को छोड़कर 0.02 देख रहे हो, 1 नहीं, तो रिजल्ट में भी 2 ही जितने मिनिमम है रिजल्ट में भी उतने ही होगा। तो इसका मतलब इससे 2 डिजिट तक रखना है, 5 को ड्रॉप आउट करना है, तो 5 ड्रॉप होगा तो 5 से पहले क्या है, 4, और बाद में कुछ नहीं है, पहले इवन है, तो यहां नो चेंज, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। कहने का मतलब आफ्टर डेसिमल मिनिमम सिग्निफिकेंट होंगे, रिजल्ट में भी मिनिमम रखेंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर टोटल मिनिमम चेक करते हैं, जितने टोटल मिनिमम सिग्निफिकेंट है ना, किसमें, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में। अगर टोटल मिनिमम सिग्निफिकेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है कि 2.3 इंटू 4.25, तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट है, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट है, तो जो रिजल्ट आएगा आपके पास उसमें भी कितने होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मेरी बात क्लियर? इसमें केवल डेसिमल के बाद देखते हैं, इसमें ऐसा नहीं देखते। मेरी बात क्लियर?
इसमें टोटल मिनिमम देखे जाते हैं। ये सिग्निफिकेंट के बिहाफ पर राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट फिगर के बिहाफ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का छोटा सा मेथड रहा। उसके बाद देखिए दो वर्ड आते हैं, एक प्रिसीजन आता है, एक एक्यूरेसी आता है। प्रीसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है? प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। देखिए प्रीसीजन क्या है? प्रीसीजन टोटली डिपेंड करता है सिग्निफिकेंट फिगर पर। टोटली लिस्ट काउंट कह सकते हैं, टोटली डिपेंड करता है लिस्ट काउंट पर। ओके, अगर आपके पास स्मॉलर लिस्ट काउंट है, स्मॉलर लिस्ट काउंट है, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि उसका प्रिसीजन जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, तो मोर प्रिसाइज होगा। ओके, अगर आपके पास स्मॉल लिस्ट काउंट क्या है? वो मिनिमम वैल्यू विच इज मेजर्ड फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज अ लिस्ट काउंट। ओके, इफ लिस्ट काउंट इज स्मॉलर देन मेजरमेंट विल बी मोर प्रिसाइज। ओके, जितना लिस्ट काउंट कम होगा उतना ही वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। लेकिन एक्यूरेसी जो होती है, एक्यूरेसी होती है वेरी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। अगर कोई ज्यादा क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के, देन वो क्या होगा? मोर एक्यूरेट, तो ये ज्यादा एक्यूरेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वैल्यू है, उसको आप दो अलग अलग मेथड से, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट आपके पास वैल्यू है मान लीजिए, और एक्चुअल वैल्यू जो है वो है 3.524, ये कोई वैल्यू है। आपने इसे दो इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, इंस्ट्रूमेंट ए एंड इंस्ट्रूमेंट बी। इंस्ट्रूमेंट ए का जो लिस्ट काउंट है वो है 0.1 और बी का जो लिस्ट काउंट है वो है 0.01। मेरी बात क्लियर? इसका लिस्ट काउंट 0.1 है, इसका लिस्ट काउंट क्या है? 0.01 है। अब जिसका लिस्ट काउंट आपके पास 0.1 था, उसने मेजर किया रिजल्ट कितना? 3.4, क्योंकि 4 के आगे तो वो मेजर कर ही नहीं पाएगा। लेकिन जिसका लिस्ट काउंट 0.01 था, उसने मेजर किया 3.26। एक और तीसरा इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है सी, जिसका लिस्ट काउंट आपके पास है 0.001, तो उस केस में इसने जो मेजरमेंट किया वो था 3.156। ये तीन मेजरमेंट हैं ए बी सी। एक्चुअल वैल्यू आपको पता है क्या है? 3.24। ओके, पहले के अंदर आपके पास जो रिजल्ट आया है वो 3.5 आया है, और दूसरे के अंदर आपके पास जो रिजल्ट आया है वो उससे कम आया है। तो एक्यूरेसी की बात करें तो सबसे एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी? इसके सबसे ज्यादा क्लोज ए है, तो आप कह सकते हैं ए इज मोर एक्यूरेट। और सबसे दूर कौन सी है? ये सी, एंड सी इज मोर लेस एक्यूरेट। सी इज लेस एक्यूरेट। सबसे कम एक्यूरेट कौन सा है? सी। लेकिन जो लिस्ट काउंट की बात करें तो सबसे कम लिस्ट काउंट इसका है, आप कह सकते हैं सी इज मोर प्रिसाइज, एंड ए का सबसे कम, इससे सबसे ज्यादा लिस्ट काउंट है, ए इज लेस। मेरी बात क्लियर? एक्यूरेट ज्यादा कौन सी है? जो एक्चुअल के बहुत पास है, ये पास नहीं है। मेरी बात क्लियर? एक्यूरेट कौन है? जो इसके बहुत ज्यादा क्लोज है, वो है ए।
और सबसे ज्यादा दूर कौन है इससे, सी, तो सी क्या है, लेस एक्यूरेट हो जाएगी। मेरी बात क्लियर, ये आपके पास एक पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, आपसे एक ऑर्डर और पूछा जाता है। जब भी ऑर्डर पूछा जाए कैसे निकाल लेंगे। मान लीजिए आपको कोई कह देता है कि ये कोई वैल्यू है 6 × 10⁻²4, फाइंड द ऑर्डर। अब ये वैल्यू थी, इसका ऑर्डर पता करना है। अधिकतर लोग इसे ऑर्डर कह देते हैं कि इसका ऑर्डर 24 है। नहीं नहीं नहीं, इसका ऑर्डर के लिए आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई वैल्यू m है इंटू 10⁻x है। अगर m की वैल्यू इक्वल और ग्रेटर देन 0.5 से लेस देन 5 हो तो x क्या होगा, ऑर्डर होगा। अब इसमें देखें, इस वैल्यू के अंदर 6 है तो m क्या है, ग्रेटर देन 5 है, इसे आप लिखोगे 0.6 इंटू 10⁻25। अब देखो जो m है ना, इट ग्रेटर देन 0.5 और लेस देन 5 है, तो इसका मतलब इसका एक्चुअली ऑर्डर क्या हो जाएगा, 25 इसका ऑर्डर हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। ये था आपके पास एग्जाम्पल्स इसके, और इसकी एक्यूरेसी के बारे में बात की अपन ने। इसके बाद आती है एरर। एरर क्या है, एक्चुअल वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस होता है उसे हम एरर कहते हैं। एरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। मेरी बात के लिए तो एरर को आप लिख सकते हैं मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू को एरर कहते हैं। एरर के वेरिएशन टाइप्स हैं। सिस्टमैटिक एरर है, जिस एरर का कॉज पता हो उसे सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। एक रैंडम एरर है, जिसका कॉज ही पता ना हो उसे रैंडम एरर कहते हैं। सिस्टमैटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। पर्सनल एरर होती है, कोई व्यक्ति के द्वारा इम्परफेक्ट था, इम्परफेक्शन था उसका एक्सपेरिमेंट करने में, परफेक्ट नहीं था एक्सपेरिमेंट को करने में, पूरा नॉलेज नहीं था, उस केस में जो एरर क्रिएट कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उस एरर को हम भी सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। रैंडम एरर आपको कॉज ही नहीं पता कि एरर हो क्यों रही है। अब जो एरर का कॉज पता है, आप उस कॉज को फॉलो करते हुए उस एरर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन रैंडम एरर को आप कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द कॉज ऑफ एरर। इन दिस केस यू कैन मिनिमाइज द एरर। कैसे? बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन। उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आप रिपीट करते जाएंगे। एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट करेंगे, रिपीटिंग से क्या होगा, उसकी एरर कम होगी। अगर आप 10 ऑब्जर्वेशन लेकर एरर x निकालते हैं तो 100 ऑब्जर्वेशन से एरर क्या होगी, x/10 हो जाएगी। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एरर जो होती है इसका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और x क्या है, एरर। जैसे ही आप नंबर बढ़ाओगे तो उस केस में एरर क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। यही रीज़न है कि हम एक्सपेरिमेंट के अंदर जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तो हम उसका एक ऑब्जर्वेशन ना लेकर 5-6 ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर उनकी मीन वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें हो सकता है उसका कोई कॉज ना पता लगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ड्यू टू द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट द वायर विल बी हीटेड, क्योंकि वायर की हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एंड ड्यू टू टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी चेंज। तो आप उसका रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, बट इट इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ कंटिन्यूस, वेरी कर रहा है बिकॉज करंट का फ्लो हो रहा था। तो ये आपको वेरिएशन नहीं पता लगा, इसलिए हम लगातार उसके क्या ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं, जिससे क्या 4-5 ऑब्जर्वेशन से उसकी मीन वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के नियर अबाउट आ जाती है। ओके, तो अब देखिए
हम जब भी एरर की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसे हम क्या लिखते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस हैं तो उस केस में एक्चुअल वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, एक्चुअल वैल्यू बहुत नियर होती है। एक्चुअल वैल्यू ए इक्वल टू क्या होगा, सभी ऑब्जर्वेशंस के सम का करते हुए नंबर से डिवाइड कर देंगे, मतलब उसकी मीन वैल्यू जो होगी जिसे हम ए एम लिखते हैं, ओके, मीन वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू के बहुत पास हो जाएगी। अगर हम यहाँ से एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लेंगे तो आप एब्सोल्यूट एरर की बात जब करते हैं उस केस में आप कह सकते हैं पहले मेजरमेंट में एरर क्या आई, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। दूसरे में कितनी एरर आई, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसी तरह से आपके पास तीसरे में कितनी आई, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर। और इसी तरह nवें पार्ट में कितनी आई, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब अगर मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर पूछी जाए तो मीन एब्सोल्यूट एरर को आप क्या निकालेंगे, यहाँ से मीन एब्सोल्यूट एरर में इनकी हम मीन वैल्यू देखते हैं। तो मीन के लिए इन सभी की पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि एरर हम मैक्सिमम चेक करेंगे यहाँ पर, ना कि मिनिमम। तो इन सभी एरर्स की पॉजिटिव वैल्यू का मीन निकालते हैं, वो एब्सोल्यूट एरर। अब आप रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं, ए मीन प्लस माइनस डेल ए एम लिख सकते हैं। ये रिजल्ट हो गया विद एरर। ये क्या है, रिजल्ट विद एरर, द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ एरर। यहां से एक रिलेटिव एरर आती है। रिलेटिव एरर क्या होती है, एरर मीन एब्सोल्यूट एरर ओवर मीन वैल्यू के रेशियो को आप क्या कहेंगे, रिलेटिव एरर कहेंगे। और परसेंटेज एरर आपके पास क्या हो जाएगी, डेल ए एम बाय मेरी बात के लिए आपने इन कंसेप्ट्स को फॉलो करना है, आपके पास इससे रिलेटेड एरर्स के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है कि कोई मेजरमेंट है आपके पास, मान लीजिए आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू इज मेजर्ड एज 1.51, 1.52, 1.53, 1.52, देन फाइंड द एक्चुअल वैल्यू। इसकी क्या हो, देखो एरर की टर्म में आप निकाल लेंगे तो म्यू मीन क्या हो गया, 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 52 प्लस 52 बाय 5। तो ये 1.52 आ जाए। अब डिफरेंट आप जब एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो पहले मेजरमेंट में क्या आया, 1.52 माइनस कितना आ गया, 0.01। दूसरे में कितना आ गया, 0। तीसरे में कितना आ गया आपके पास, माइनस 0.01। फिर कितना आ गया, 0। फिर कितना आ गया, 0। तो मीन एरर के लिए जब आप निकाल लेंगे तो ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव लेंगे, तो 0.01 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0 प्लस 0 बाय 5 आ जाए। तो 0.02 बाय 5, तो आपके पास 0.004 आ जाए। मेरी बात क्लियर। उस केस में आपके पास जब इसका रिजल्ट निकाल लेंगे 1.52 प्लस माइनस 0.0, इसको राउंडिंग ऑफ करना होता है, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये होगा नहीं कुछ, क्योंकि 4 था तो 0.00 रह जाएगा, ओके। ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम इसके एरर्स के आगे जितने भी आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और प्लस अपने सीट का डिस्कशन करेंगे, ओके। थैंक यू।